हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है, हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, जो कि था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना। अब थोड़ा सा हम उस चैप्टर को वापस एक बार रिकेप कर लेंगे। तो उस चैप्टर को रिकेप हम करें तो उसके अंदर हमने बेसिकली देखा क्या था कि हमने एक बेस देखा था, फाउंडेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविज़न्स रखे गए हैं, राइट। तो प्रोविज़न्स का फाउंडेशन क्या है, किस तरीके से और क्या क्या सिचुएशन रही होगी, क्या क्या एक्ट आए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशंस के लिए, जो 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। तो उसने बहुत से प्रोविज़न जो पास्ट में हुए उन सब चीज़ों को कंसिडर किया था। तो वो बैकग्राउंड हमें देखना था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 के अंदर 1600 के अंदर इंडिया के अंदर आई, फिर कैसे ग्रेजुअली उसने एक ट्रेडिंग कंपनी से धीरे धीरे पॉलिटिकल डोमिनियन में इंटरफेयर करना चालू किया हमारे। और ग्रेजुअली जैसे बैटल ऑफ बक्सर को वॉन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 के अंदर, फिर कैसे 1764 5 के अंदर उसे दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और साथ ही साथ फिर जो वेरियस एक्सप्लोटेटिव इनके एक्ट देखने को मिलते हैं। और वही एक्ट जैसे कि हमने देखा था कि दो पार्ट के हमने डिवाइड किया था हमारा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो कंपनी रूल था, जो कि 1773 से लेके 1858। और ये वाला पूरा सीक्वेंस हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि वेरियस एक्ट आए थे। और ये एक्ट क्या थे, मोस्ट प्रोबेबली इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मोर और लेस, कि कंपनी का जो रूल है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करना, ताकि बहुत सारी ऐसी मिस प्रैक्टिसेस हो गया, करप्ट प्रैक्टिसेस जो कंपनीज जो है उनके सर्वेंट्स हो गया, सिविल सर्वेंट और ऑफिसर्स करते थे, उसको रेगुलेट करना और मोर एंड मोर प्रॉफिट जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना, राइट। और साथ ही साथ में इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करना। तो उसके लिए वेरियस एक्ट हमने देखे थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी देखा था, उसके वेरियस प्रोविजंस देखे थे। फिर इसी को अमेंड किया गया था, 1781 हो गया, इसके भी कुछ प्रोविजंस हमने देखे थे। साथ साथ में फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखा था 1784 का, इसके अंदर भी वेरियस प्रोविजंस देखे गए थे, राइट। उस एक्ट के थ्रू पिक्स इंडिया एक्ट जो उसके 2 ईयर्स बाद उसका भी एक अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला था हमें, जिसको एक्ट ऑफ 1786 भी कहा जाता है, राइट। फिर हमने देखा था चार्टर सीरीज़ के एक्ट के स्टार्ट होते हैं 1793 से, जो कि हर 20 ईयर्स के अंदर क्या होते हैं, रीन्यू किए जाते हैं, राइट। फर्स्ट था वो 1793 का, उसके कुछ प्रोविजंस है। फिर उसके 20 ईयर्स लेटर यानी कि 1813 के अंदर जो एक्ट आता है अगेन चार्टर एक्ट, फिर उसको रिवाइव किया जाता है 1833। इसके भी वेरियस प्रोविज़न देखे हमने, राइट, कि कैसे कंपनी की मोनोपोली कंप्लीट एंड कर दी गई थी, जो कि 13 के अंदर ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी के अंदर जो मोनोपोली रखी गई थी उसको भी 33 के चार्टर एक्ट के अंदर कैसे एबोलिश किया गया था, है ना। वो सारी चीज़ें देखी। फिर ग्रेजुअली हमने ये भी देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो लास्ट सीरीज़ थी चार्टर एक्ट की, वो क्या थी, उसके क्या क्या सर्टेन प्रोविजंस थे। और ये एक्ट आते आते 1853 का जो लास्ट चार्टर एक्ट था, इसी के एंड में हमने देखा था रिवोल्ट ऑफ 1858, राइट, कि कैसे रिवोल्ट ऑफ 1858 जो ये वेरियस एक्ट आते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट आते हैं जो कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए लाए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव बनते हैं वेरियस डोमेन के अंदर इंडिया के अंदर, वेदर इट इज़ सोशल हो गया, इट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, यानी कल्चरल हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर इंटरफेयर करना। तो इन सब चीज़ों के कारण और एक्सपांसन इनकी पॉलिसीज़ थी, एक्सप्लॉयटेशन था, उसके कारण किस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि हाँ इंडिया की सोसाइटी जो है ना वो डिसरप्ट होती है। और इसी के कारण हमें देखने को मिलता है कि 1858 का रिवोल्ट होता है। डन, तो यहाँ तक हमने चीज़ें देखी थी। अब होता क्या है कि अब 1858 का रिवोल्ट होता है, राइट। जैसे ही 1858 का रिवोल्ट होता है तो कंपनी को एक बहुत ही बड़ा, हम बोल सकते हैं, एक सेटबैक पहुंचता है। और सेटबैक पहुंचने के कारण क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन जो था यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि भाई 1858 का इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, खास करके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हो गया यूपी बिहार, यानी सेंट्रल प्रोविंस हो गया बिहार, और नॉर्थ एमपीज बोल सकते हैं हम, वो वाले प्रोविंस के अंदर ही ज़्यादातर एक्सपांड हुआ था। तो इसके कारण क्या होता है कि कंपनी का जो रूल होता है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखती है कि कंपनी जो है ना उसकी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के कारण ये रिवोल्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं अब क्या करेगी कंपनी, वेरियस एक्ट लेके आएगी और उसके थ्रू क्या करेगी, अब फर्स्ट एक्ट ही लेके आएगी, उसके थ्रू कंपनी को ओवरथ्रो करेगी और पूरा पावर जो है ना वो कैप्चर खुद ही करेगी। जैसे हम बात करें, अब क्राउन रूल की हम बात करें तो उसकी टाइमिंग हमने पहले ही देख ली थी कि वह रिवोल्ट होता है 1858 का, तब से लेके टिल इंडिपेंडेंस 1947 यानी 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 तक अब सीधा डायरेक्ट क्राउन का रूल देखने को मिलता है। डन। अब ये जो क्राउन का रूल होगा ये क्या होगा, वेरियस जो है ना एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू ये लोग लेके आएंगे। डन। अब वो कौन से एक्ट हैं उसको हम सीरीज़ में देखेंगे। थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको डाइजेस्ट करना होगा, एक नोट्स बना लीजिएगा या फिर टेलीग्राम हम ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी पीडीएफ शेयर की जाएगी जो आपके नोट्स की तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला जो क्राउन है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो उन्होंने फर्स्ट एक्ट जो लेके आए 1858 के रिवोल्ट के बाद वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसके सर्टेन प्रोविजंस देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। क्या प्रोविजंस थे इसके? फर्स्ट इसका प्रोविजन था, तो इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑल्दो हम जानते हैं कि सारे एक्ट जो थे लगभग मोर और लेस आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा है ना डिसेंट्रलाइजेशंस की ओर बढ़ेंगे ये एक्ट के थ्रू, बट मोर और लेस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर इनका कंटिन्यू रहेगा ही। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस है ना, इंपीरियलिस्टिक इनकी नेचर ऑफ पॉलिसीज़ ये तो कंटिन्यू रहने वाली। तो फर्स्ट इसका प्रोविज़न क्या था कि इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा गया था। साथ ही साथ इस एक्ट ने क्या किया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया और सारी जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी किसको? ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट। यानी ब्रिटिश क्राउन है ना डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नेंस के लिए इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन देखेगा सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, कॉमर्शियल सारी एक्टिविटी अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट देखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ओवरथ्रो कर दिया। राइट। उसके बाद क्या किया, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, हमने पहले के एक्ट के अंदर भी देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। राइट। और वेरियस एक्ट देखे थे जिसके अंदर पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। राइट। फिर गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट मिली। डन। वॉरेन हेस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल, राइट, गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट मिली। फिर उसी से ग्रेजुअली लेते लेते हमने ये भी देखा था वेरियस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन उन्हें मिलती है और ओवरऑल है ना उसके सब ऑर्डिनेट हो गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी कैसे सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके आया जाता है। तो ये वेरियस एक्ट देखते हैं। अब क्या होता है कि इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल थे उनकी पोस्ट को ही क्या किया गया, डेजिग्नेशन उसकी चेंज कर दी गई। अब गवर्नर जनरल से उसकी डेजिग्नेशन कर दी गई वाइसराय ऑफ इंडिया। और हमारे फर्स्ट वाइसराय जो बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, कैनिंग उसको बनाया गया पहला वाइसराय ऑफ इंडिया। और अब वाइसराय ऑफ इंडिया तो दो पोस्ट क्रिएट की गई, मैं आपको बताऊँ दो पोस्ट क्रिएट की, एक तो वाइसराय ऑफ इंडिया और दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ना ये क्या है, ब्रिटिश का कैबिनेट मिनिस्टर, ब्रिटेन पार्लियामेंट का यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हुआ करता था जो कि ब्रिटेन के अंदर बैठता था। और वाइसराय जो है ना ये एक ऑफिसर, इनके टॉप ऑफिसर हुआ करते थे जो यहाँ पे बैठते थे। राइट। ये वाइसराय सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है ना जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में बैठे उनको रिपोर्ट किया करते हैं। डन। तो डेजिग्नेशन पहले गवर्नर जनरल से वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ देखेंगे इन्होंने क्या किया, जो हम देख रहे थे डबल गवर्नमेंट थी पहले ही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए टू सिस्टम बनाया था। तो ये जो दो सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत। डन। एबॉलिश कर दिया। अब साथ ही साथ क्या करते हैं, जैसा कि हमने बात की, क्रिएट द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या था, एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का सिविल सर्वेंट देखने को मिलता था। ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ना इनकी एक काउंसिल्स बनाएगी, इनके अंडर एक काउंसिल बनाएगी जिसके अंदर 15 मेंबर होंगे जो क्या करेगी, जनरली असिस्ट करेगी किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। असिस्ट करना इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम देखते हैं रिसेंटली हम जान रहे हैं कि जो कैबिनेट अब हमारी न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट 18th लोकसभा के अंदर हमारी न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट देखने को मिलती है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको उनको असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसी टाइप का हम बोल सकते हैं कि 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाएगी जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है इनको क्या करेगी, असिस्ट करेगी। डन। तो ये सारे 3 4 5 प्रोविजंस मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत देखने को मिलते हैं। राइट। अब हम चलते हैं दूसरा एक्ट, जो इसके फर्दर हम दूसरा एक्ट देखने को मिलता है 1858 के बाद का, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। राइट। अब इसके कुछ प्रोविज़न हम देखेंगे, तो इसके प्रोविज़न्स की बात करें
अब जैसे जैसे आप देखेंगे ना, जैसे जैसे एक्ट आगे आगे बढ़ते जाएंगे, समय आगे बढ़ता जाएगा, एक्ट के थ्रू ये लोग क्या डिसेंट्रलाइजेशन चालू करेंगे, थोड़ी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। डन। हमारे जो इंडियंस हैं इनको इनके काउंसिल्स के अंदर रिक्रूट करना चालू करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, पहले इनको नॉन परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूट करेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली है ना पावर डिवोल्यूशन करना चालू करेंगे। डन। तो आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861, उसका फर्स्ट जो फॉर्मो जो है ना उसके प्रोविज़न देखने को मिलता है। तो इनके अंदर इन्होंने क्या किया, एक टाइप की रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है ना उसकी बिगनिंग हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैसे, क्यों बोल सकते हैं कि जो इंडियंस थे उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनका चालू किया। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ रहा था, राइट। क्योंकि हमारे इंडियंस है, हमारे लिए लॉ बना है, तो हमारे हम इंडियंस तो एटलीस्ट होने चाहिए वहाँ पे रिप्रेजेंट करते, ताकि हमारी सिचुएशन जो है ना, इंडियंस की सिचुएशन इंडियंस को बताएं, राइट। वो तो सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, एक्सप्लॉयटेटिव ओरिएंटेशन के साथ आए, तो वो चीज़ें तो चलेगी। तो इन्होंने अब क्या किया, लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम इंडियंस को भी, हमारे कुछ इंडियंस को भी क्या किया, इन्वॉल्व किया, ठीक है। अब ये इन्वॉल्वमेंट कैसा था, तो 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग, एक मिनट, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत हमारे जो इंडियंस हैं इनका इन्वॉल्वमेंट चालू किया इन्होंने, किसके अंदर, लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले जो थे 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय के वायसराय इंडिया के अंदर, उन्होंने 3 इंडियंस को उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना उसके अंदर इनवाइट किया। ये 3 इंडियंस कौन से थे, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के बोर्ड में से। एक तो थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन तीनों को क्या किया, इन्वॉल्व किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, किसने, कैनिंग ने, राइट। तो फर्स्ट प्रोविज़न इसका है, यानी इन शॉर्ट क्या हुआ, इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली। साथ ही साथ देखने को मिलता है एक इनिशियल प्रोसेस करते हैं ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन की, जैसा कि हमने बात की, अभी कंटिन्यू क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। कैसे, तो बाय रिजॉर्टिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड द मद्रास। ना हमने देखा था कि जब कंपनीज का रूल था, जब तब कैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट करी इन लोगों ने, और बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी जो थे इनकी लेजिस्लेटिव पावर स्नैच कर ली। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वापस रिस्टोर कर रहे हैं। क्या रिस्टोर कर रहे हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर है उसको वापस रिस्टोर की जा रही है, ये भी एक प्रोविज़न था। साथ ही साथ क्या है, इन्होंने एस्टेब्लाइज किया एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसके लिए, तो अलग अलग प्रोविंस थी, हमें पता है। एट द एंड हम देखेंगे इनकी 11 प्रोविंसेस देखने को मिलेगी, राइट। बंगाल, बिहार, बंगाल है, मद्रास है ना, और दूसरा बॉम्बे तो देखने को मिलती है। साथ में दूसरी जो इनकी प्रोविंसेस हुआ करती थी वो उनके अंदर भी इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एस्टेब्लाइज किया। कौन कौन सी थी, एक तो बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, राइट। तो काउंसिल हो गया, फिर तो बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, इन पंजाब हो गया, पंजाब के अंदर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर भी इन्होंने क्या किया, इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एस्टेब्लाइज की। क्यों एस्टेब्लाइज की, भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो एक टाइप की क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी ना, और उसके अंदर जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, डिबेट डिस्कशंस करके बनाए जाएंगे। ये इनका एक शो ऑफ का पर्सपेक्टिव था, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं था। वायसराय जो हुआ करते थे उन्हीं के पास क्या होती थी, एक वीटो टाइप की पावर हुआ करती थी, जो स्ट्रक डाउन कर दिया, अगर उनका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा तो स्ट्रक डाउन कर दिया, राइट। साथ ही साथ हम देखेंगे वायसराय जो है ना उनको ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई। अब ऑर्डिनेंस हम भी देखते हैं आज के अंदर, हमारे भी प्रेसिडेंट और साथ ही साथ गवर्नर जो है उनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। अंडर आर्टिकल हम जानते हैं 123 एंड 123 एंड 213 प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में रिस्पेक्टिवली, प्रेसिडेंट गवर्नर रिस्पेक्टिवली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है व्हेन एदर ऑफ द हाउस इज़ नॉट इन द सेशन। सेम पावर जो है वायसराय को दी गई ऑर्डिनेंस इशू करने की, जब क्या हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना उनके कंकरेंस से नहीं करना हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो क्या करेंगे, वायसराय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस की क्या रहेगी, लिमिट होगी 6 मंथ की, राइट। 6 मंथ की लिमिट होगी। सेम अभी भी हमें लिमिट देखने को मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्डिनेंस की लिमिट है, राइट। डन, ओके। 6 वीक देखने को मिलती है अभी भी हमें, ओके। और इसके क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं हमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के। एक और प्रोविज़न देखने को मिलता है जो कि है, इट ऑल्सो गिव अ रिकॉग्निशन हो गया टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1815। तो लॉर्ड कैनिंग थे 1859 के अंदर, कैनिंग थे, डन। तो उन्होंने क्या एक पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ना जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब वो पोर्टफोलियो सिस्टम जो था उसको क्या रिकॉग्निशन दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या, इन शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है काम, काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी
क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो है ना, मिनिस्टर्स को क्या की जाती है, अलॉट की जाती है। तो हम इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं, हम लोग किया क्या, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये एक टाइप का पोर्टफोलियो सिस्टम है, राइट। तो वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ना, जो कि कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के थ्रू, 1861 के एक्ट के थ्रू। डन। तो ये कुछ प्रोविज़न है जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के देखने को मिलते हैं। फिर ग्रेजुअली एक और एक्ट देखने को मिलता है हमको, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ही है, बट 1892 का है। डन। इसके सर्टन प्रोविज़न देख लेते हैं हम, क्या क्या प्रोविज़न है इनके। फर्स्टली, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। डन। तो क्या किया इन्होंने, भाई सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंस यानी स्टेट, काइंड ऑफ स्टेट याद रखना, ब्रिटेन के अंदर क्या बोलते हैं, प्रोविंस को स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट और दूसरा सेंट्रल लेवल पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हो आप, उसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको इन्होंने इंक्रीज़ किया। अब नॉन ऑफिशियल क्यों करते थे ये लोग, क्योंकि ऑफिशियल मेंबर इन्हीं के हुआ करते थे। इंडियन जो थे उनको नॉन ऑफिशियल ही डालते थे, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या, एक तो वोटिंग पावर नहीं होती थी, राइट। दूसरा सर्टेन पावर नहीं होती थी, खाली क्या है, शो ऑफ के लिए बोल सकते कि इंडिया को, इंडियंस जो है ना उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, पर एक्चुअल पावर तो ऑफिशियल मेंबर के पास होती, और हमको ये लोग नॉन ऑफिशियल्स की तरह रिक्रूट करते थे। डन। तो इतनी पावर देखने को नहीं मिलती। तो सर्टेन क्या किया इस एक्ट के थ्रू, एडिशनल मेंबर जो है वो इंक्रीज़ किए एज ए नॉन ऑफिशियल पोजीशन पे। अब साथ ही साथ देखेंगे इन्होंने क्या किया, इंक्रीज़ किया द फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर हो गया ऑफ द डिस्कशन ऑफ द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन हो गया टू द एग्जीक्यूटिव विदाउट द वोटिंग। डन। अब इन्होंने क्या किया, भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर बजट पेश किया जाएगा, तो वो जो बजट है उसको डिस्कस किया जा सकता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर भी कर सकते हैं, ऑफिशियल तो करेंगे। तो उस बजट को क्या डिबेट की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, सारी चीज़ होगी, बट वोटिंग की पावर नहीं होगी। आज भी हम देखते हैं, जब भी बजट जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, अभी देखें हम तो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा जो लास्ट इंतरिम बजट हो गया 2024 के अंदर प्रस्तुत किया गया था, तो उसके अंदर देखा था हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होती है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। डन। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम आर्टिकल 110 के तहत, तब देखेंगे हम। तो अभी जो मेंबर जो इन्होंने इंक्रीज़ किए गए हैं, तो बजट जो है ना उसको डिस्कस करने तक सीमित रखा गया, उसको वोटिंग करना बाय नॉन ऑफिशियल मेंबर, वो चीज़ें पावर उनको नहीं दी गई। तो ये भी एक प्रोविज़न देखने को मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का। डन। साथ ही साथ क्या करता है, इस प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गया ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय हो गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया इन द बजट चैम्बर हो गया। अब हो क्या रहा है कि सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसके अंदर सर्टेन क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी अपन को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो सेंटर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, एंड और वो अपॉइंट कौन करेगा, वाइसराय करेंगे। डन। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है इन एक्ट के थ्रू, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है ना, थोड़ी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, भले नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉन ऑफिशियल पोस्ट पे कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, राइट। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब चलेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आने वाले, 2-3 एक्ट आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये एक जनरली हम बोले तो किसके किसके आफ्टर में देखने को मिलता है, तो भाई 1904 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन देखने को मिलता है, 1907 की जो सूरत स्प्लिट देखने को मिलती है, कांग्रेस के अंदर ही विद इन द कांग्रेस हो गया स्प्लिट देखने को मिलती है ना। तो इन सब चीज़ों के चलते क्या देखने को मिलता है हमें, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 देखने को मिलता है। अब इसके सर्टेन प्रोविजन है, ये जो मैं हम बात करें सूरत स्प्लिट क्या है ना, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या, तो ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे जनरली, क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ एक बेस बनाने के लिए, एक बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बताया जाता है कि भाई ये सिचुएशन थी तब जाके ये एक्ट लाए गए। बट ये एक्ट का पॉलिटी के ऊपर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस थे इन एक्ट के अंदर, वो चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। बाकी ओवरऑल प्रोविज़न वो हम हिस्ट्री का पार्ट है, वो हिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। डन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाया गया। अब इसको क्या बोला गया, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोला गया, राइट। मोरले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला गया, तो ये जो मोरले थे, मोरले कौन थे, तो मोरले थे ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि कैबिनेट के अंदर बैठते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, वो थे मोरले, उनका नाम था मोरले। और मिंटो जो थे वो यहाँ के वाइसराय थे, लॉर्ड मिंटो। डन। तो उन दोनों के नाम से कंबाइन करके ये एक्ट को मोरले मिंटो
रिफॉर्म भी बोला गया था, राइट। अब इसके अंदर क्या किया वही देखेंगे आप। इंक्रीज़ की गई साइज़ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, बोथ एट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, डन। लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ इंक्रीज़ की गई। सेम ऑफिशियल मेजोरिटी तो उन्होंने क्या रखी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, वायसराय के पास ही रखी, उनके जो ऑफिशियल मेंबर थे उन्हीं के पास रखी। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, उनको सम नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दी गई। ऑफिशियल मेजोरिटी तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे किसके पास थी भाई, वायसराय के पास थी, है ना, और उसकी काउंसिल के पास थी, उसके परमानेंट मेंबर के पास थी, ऑफिशियल मेंबर। पर प्रोविंशियल लेवल पे आप देखेंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रोविंशियल लेवल पे, उसके पास क्या है, सम नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है। पर अभी भी क्या है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं है। तो उनको भी सारे अभी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं मिली है, इन शॉर्ट। तो ये कुछ प्रोविज़न थे इसके। साथ ही साथ देखेंगे कि प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस हो गया विद इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ वायसराय एंड द गवर्नर, राइट। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि वायसराय और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियंस जो है ना उनका एसोसिएशन और भी बढ़ा रहे हैं। तो अब देखेंगे हम, हमारे जो फर्स्ट थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के अंदर पार्टिसिपेट पहले जो किया था, जो 3 थे, राजा ऑफ बनारस हो गया, राइट, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे थे, डन। अब ये लोग ऑफिशियल मेंबर के तौर पे सबसे पहले जो हमारे आए थे वो थे सत्येंद्र नाथ या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डन। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड द गवर्नर के अंदर फर्स्ट देखने को मिलते हैं हमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डन, जो कि फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने ज्वाइन की वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एज अ लॉ मेंबर, डन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर भाई सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे उनको किस एक्ट के थ्रू वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर बनाया गया, एज अ लॉ मेंबर बनाया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और मोरलेमेंटो रिफॉर्म, डन। और अब ये इस एक्ट का सबसे दुष्प्रभाव हम बोल सकते क्या था, वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम। होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट निकाला जिसको कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला गया। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, है ना। मुस्लिम्स के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इनकी देखने को मिली। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जनरली, तो इन्होंने ऐसा इस एक्ट के थ्रू कैसे प्रोविजंस थे कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं, खास करके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, राइट। फिर यहाँ पे हमें बंगाल देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ प्रोविज़न थे, सिंध है, तो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम ही होगा, और उसके लिए जो वोटिंग करेंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वो भी मुस्लिम ही होंगे। यानी मुस्लिम जो है ना, कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा वो सीट पे से, और साथ साथ में वोट के अंदर वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, जो वोटर्स होंगे, वो भी मुस्लिम ही होंगे, और हिंदू के लिए हिंदू होंगे। तो मुस्लिम को एक्सटेंड किया इन्होंने 1909 के अंदर। तो इसको बोला जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट हो गया, राइट। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, और सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो इस सबसे पहले जो थे ना, यही थे मिंटो, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1900। इसीलिए इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट हो गया, वो किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को, अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, डन। तो ये सर्टेन प्रोविज़न देखने को मिलते हैं हमने को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के। उसके बाद हमें एक्ट देखने को मिलता है जस्ट 10 ईयर बाद, जो कि इम्पोर्टेंट एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, डन, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब बात करें इस एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो थे ना, वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वायसराय थे। मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड थे, वो तो कौन थे, वायसराय, जो कि इंडिया में देखने को मिलते थे। इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि भाई सेंट्रल जो है ना, सेंट्रल जो कंट्रोल है ओवर द प्रोविंसेस, यानी कि स्टेट के ऊपर जो सेंट्रल का कंट्रोल है, उसको क्या किया, रिड्यूस किया गया। कैसे रिड्यूस किया गया, सेपरेट करके सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो एक्ट है इसके थ्रू क्या हो रहा है कि भाई सेंटर जो है ना, उनकी पावर जो है ना वो अलग होगी, स्टेट जो है उनकी पावर अलग होगी। कैसे, तो भाई सब्जेक्ट के थ्रू डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमको 7 शेड्यूल के अंदर हमें भी देखने को मिलता है 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और साथ साथ में कॉन्करेंट लिस्ट। तो वैसे ही देखेंगे इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग कर दिया और सेंट्रल यानी कि यूनियन सब्जेक्ट जो है ना उसको अलग कर दिया, डन। और साथ ही साथ इन्होंने डिवाइड कर दिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है ना उसको 2 पार्ट के अंदर।
एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। डन, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या थे, जनरली जो रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे वो गवर्नर के हैंड में हुआ करते थे, यानी गवर्नर के ऊपर, गवर्नर जो है ना उस पर कंट्रोल अथॉरिटी का ना फुल्ली कंट्रोल करके बैठते थे। कौन, रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर। जो प्रोविंस थी है ना, प्रोविंस उसके अंदर दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, जो कि था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। और रिजर्व सब्जेक्ट जो है ना वो गवर्नर के हैंड एंड सील के अंडर हुआ करते थे, उनके पास वीटो थी उसके लिए। और रिजर्व सब्जेक्ट में जनरली आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे वहाँ की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, इकोनॉमी, है ना, कम्युनिकेशंस, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये रिजर्व सब्जेक्ट में डाली गई और ये इसका कंट्रोल सीधा गवर्नर को दिया गया। इसका कंट्रोल काउंसिल्स को नहीं दिया गया, डिबेट डिस्कशन करने के लिए नहीं दिया गया। साथ ही जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट थे, जो कि वेलफेयर के लिए बात कर, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के पार्ट थे जो कि वेलफेयर के लिए होते हैं। तो ये जो थे ना ये गवर्नर और उसकी काउंसिल्स को दिए गए, यानी काउंसिल इस पर डिबेट डिस्कशन कर सकती है, लॉ बना सकती है, बट रिजर्व सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली गवर्नर को प्रोवाइड किए गए। डन, बाकी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट उसकी काउंसिल को भी दिए गए। और इसी को हम ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और इस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको बोला जाता है डायआर्की। डाय का मतलब टू और आर्की का मतलब मोनार्की, काइंड ऑफ मोनार्की, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि था ट्रांसफ़र एंड रिजर्व सब्जेक्ट। डन, तो ये भी एक पार्ट था 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका। साथ ही साथ क्या है, तो इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म हो गया इन द डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेज, बाई यानी टू और कैमरलिज्म का मतलब हाउसेज। तो टू हाउसेज कैसे, हम सेंट्रल लेवल के ऊपर देखते हैं, टू हाउसेज देखने को मिलते हैं हमारी पार्लियामेंट के, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस भी बोलते हैं उसको। डन, तो बाई कैमरलिज्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। और डायरेक्ट इलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ऑल दो ये डायरेक्ट इलेक्शंस थे, ये वैसे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, यानी सभी जो भी 18 या 21 ईयर्स ऊपर है उनको वोट का अधिकार, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही लिमिटेड लेवल पे देखने को मिलता था कंट्री, राइट। और मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस इन अ लिमिटेड मैनर। डन, तो ये बाई कैमरलिज्म और डायआर्की, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ये सारे प्रोविज़न अपने को 1990 में देखने को मिले। साथ ही इन्होंने 1919 के अंदर देखा था हमने, जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वो सिर्फ मुस्लिम के लिए एक्सटेंड किया था। पर 1919 के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो सिखों के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इंडियन क्रिश्चियन जो थे उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया, साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन जो थे यहाँ पे उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया। यानी इन सभी कम्युनिटी को के जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ यही कम्युनिटी के होने चाहिए, और उनके जो स्टैंडिंग कैंडिडेट होंगे जो कि इलेक्शंस में खड़े वो भी सिर्फ इन्हीं की कम्युनिटी के होंगे। यानी इन शॉर्ट देख रहे हैं हमें क्या हो रहा है, ये एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, जो हार्मनी हो गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ जो है, यूनिटी की बात, वो इंडिया की जो यूनिटी की पावर है, इंडिया के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, उसको ये तोड़ने का काम कर रहा है इन शॉर्ट। तो इसको और एक्सटेंड किया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू। डन, साथ ही साथ और भी प्रोविज़न हम देखें तो इसने एस्टेब्लाइज की पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके पब्लिक सर्विस कमीशंस के प्रोविजंस के अंदर देखना, जिसके थ्रू हमने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप किया गया 1926 के अंदर। ये भी एक प्रोविज़न था, अभी यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, राइट। साथ ही साथ ये सेपरेट हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट हो गया फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट हो गया देयर बजट। समझ रहे हैं, पहले क्या हुआ था, प्रोविंस और सेंटर के बजट साथ में हुआ करते, पर इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम क्या हुआ, प्रोविंस के बजट को सेपरेट कर दिया गया। अब प्रोविंशियल बजट जो है उसको सेपरेट कर दिया गया, और साथ ही साथ प्रोविंस को ये पावर दी गई कि भाई आपका बजट है, आप डिस्कस करो, डिबेट करो, कोई इशू नहीं। डन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के सर्टेन प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अब इसी के बाद हम देखते हैं भाई साइमन कमीशंस देखने को मिलता है हमें, साइमन कमीशन उसकी रिपोर्ट 1927 के अंदर, और कम्युनल अवार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। ये सब डिटेल में अब बात करें ना तो सब डिटेल में ना आप कहाँ पे पढ़ेंगे, तो आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या थे, एक भी इंडियंस नहीं थे, 7 पीपल थे, और उसको अपोज़ किया गया था। इसी के प्रोटेस्ट के चलते लाला लाजपत राय जो है उनका भी असैसिनेशन देखने को मिला था, है ना। वो पूरी स्टोरी आपको हिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़नी होगी, क्योंकि पॉलिटी का पार्ट नहीं है ये। डन, साइमन कमीशन। फिर कम्युनल अवार्ड्स भी देखने को मिलते हैं 1932 के अंदर, अगस्त के अंदर, है ना, जिसको रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें भी इसके बीच देखने को मिली, जो कि टॉपिक है पर पॉलिटी का पार्ट नहीं है इतना। ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर,
पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं आते। फिर इसके बाद हमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट देखने को मिलता है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कहते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के हम देखते हैं सर्टेन प्रोविजन देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्ट था वो बहुत ही इलाबोरेट था, डिटेल में था। इसके अंदर 321 सेक्शंस देखने को मिले और उसी को सेक्शंस को इलाबोरेट करने के लिए 10 जैसे शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, राइट। इसको सेकेंड माइलस्टोन भी कहा जाता है कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। पहला कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, और सेकेंड वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1931, राइट। इलाबोरेट। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो पावर थी सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में जो पावर थी उसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई जो अभी 7 शेड्यूल में हमारी है। एक फेडरल लिस्ट जो कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिस पे काम कर सकती है, जिस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है, उसको फेडरल लिस्ट के अंदर डाला गया। सेकेंडली प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि स्टेट जिस पे लॉ बना सकते हैं वो प्रोविंशियल लिस्ट। साथ ही में कॉन्करेंट लिस्ट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट यानी ऐसी लिस्ट जिसके अंदर दोनों बना सकते हैं, बस सेंटर का जो है दोनों लॉ बना सकते हैं। साथ ही साथ जो रेजिड्यू पावर है और रेजिड्यू सब्जेक्ट है उसको वायसराय के अंदर डायरेक्ट दे दिया गया। अभी हम देखते हैं हमारे जो रेजिड्यू पावर है वो सेंटर के पास है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास है, यूनियन लिस्ट में जाती है, पर यहाँ पे वायसराय को दे दिया। साथ ही साथ में एबोलिश कर दी इन्होंने डायरकी में देखा था हमने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, क्या देखा था डायरकी के अंदर, प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डिवाइड किया था, उसको डायरकी बोलते हैं। तो वो डायरकी को इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल लेवल पे एबोलिश कर दी, बट ये डायरकी को इन्होंने सेंट्रल लेवल के ऊपर इम्पोज किया, डन, एंड इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी, डायरकी रिमूव कर दी और सेंटर पे वो डायरकी इम्प्लीमेंट की गई। किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू, डन। साथ ही में देखेंगे कि इंट्रोड्यूस की डायरकी एट द सेंट्रल लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सब्जेक्ट वो डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइम। साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। टोटल 11 प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश इंडिया की 11 प्रोविंस थी। जैसे कि हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया है ना, फिर यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो गया है ना, फिर अब बॉम्बे, मद्रास भी देखने को मिलती थी। तो ऐसे मिला के मोर और लेस हो गया, आपको देखने को मिले 11 जैसी प्रोविंस। तो उसके अंदर से जो 6 प्रोविंस थी वहाँ पे इन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। तो बाइकैमरलिज्म से हम समझते हैं कि बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउसेज होंगे, लेजिस्लेट करने के लिए 2 हाउसेज होंगे। तो उस लेवल की चीज़ें इन्होंने क्या की, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस के अंदर इंट्रोड्यूस की। साथ ही साथ हो गया फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रे। अब देख, फर्स्ट 1909 के अंदर मुस्लिम, फिर 1919 का जो एक्ट था उसके अंदर इन्होंने सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी लिया अंदर। अब इन्होंने क्या किया, 1935 के एक्ट के थ्रू डिप्रेस क्लास है जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, वुमेन्स है, लेबर एंड द वर्कर्स है, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। साथ ही साथ जो फ्रेंचाइजी थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो नहीं थी, पर फ्रेंचाइजी जो थी, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, हु ऑल आर कवर हो गया और हु ऑल आर एलिजिबल हो गया फॉर वोट, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी थी ना वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है ना उनके लिए अलाउ की इस एक्ट के थ्रू, डन। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है उसको भी एस्टेब्लाइज किया गया 1935 के एक्ट के थ्रू। साथ ही साथ प्रोवाइड की कि भाई फेडरल कोर्ट होगी, फेडरल कोर्ट सेटअप की गई 1937 होगी, और एस्टेब्लाइज की गई नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट स्टेट पब्लिक यानी कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना 2 और मोर स्टेट के लिए, उसके भी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं 1935 में। और मोस्टली आप देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मेन प्रोविज़न जो है ना वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए, इसीलिए एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोविज़न भी आप देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट है। तो इलाबोरेट था, है ना, 3 लिस्ट दी गई, डायरकी रिमूव की गई प्रोविंस पे और सेंटर के अंदर एप्लीकेबल की गई, बाइकैमरलिज्म देखने को मिला 6 प्रोविंस के अंदर। साथ ही साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ की, 10% फ्रेंचाइजी देखने को मिली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई, और साथ ही साथ फेडरल कोर्ट, और साथ ही साथ फेडरल के साथ साथ स्टेट और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी देखने को मिलता है। तो ये एक्ट था 1935 का। और साथ में देखने को मिलता है लास्ट एक्ट हमारा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोलते हैं जिसको 1947। इसके अंदर आप देखेंगे ब्रिटिश रूल जो था ना वो इंडिया के अंदर डिक्लेयर किया गया, एंड डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ हो गया इंडिया जो है ना उसको एक इंडिपेंडेंट और एक सोवरेन नेशन डिक्लेयर किया गया 15 अगस्त 1947 के अंदर। देन इंडिया का पार्टीशन किया गया और 2 डोमिनियन, इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए गए, जैसे एक को बोलते हैं इंडिया और एक को बोलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन हो गया, इंडिया सेक्युलर, राइट, विद द राइट टू सीसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से, दोनों के पास राइट था सीसीड कर सकते हैं।
साथ ही साथ हो गया ऑफिस ऑफ वायसराय एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनकी ऑफिस को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया और एम्पावर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। दोनों जो स्टेट है डोमिनियन है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है ना उनको एम्पावर किया गया फ्रेम करने के लिए और एडॉप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। डन। और साथ ही साथ दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उनकी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज जो है ना उसके लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, एक ऑर्डिनरी पार्लियामेंट की तरह भी काम करेंगे, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग बॉडी की तरह भी काम करेगी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। और साथ ही साथ एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसकी जो पावर थी उसको ट्रांसफ़र किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। डन। और एट द लास्ट क्या हुआ, एट द मिडनाइट ऑफ 14 और 15 अगस्त 1947 के अंदर ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हुआ और पावर ट्रांसफ़र की गई टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान को। और हमारी बात करें तो हमारे यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना वो बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज फॉर्म हो गया इन 1946 which gradually become the Parliament of India after making the Constitution or enforcing the Constitution in 26 जनवरी 1950s। डन। तो ये था लास्ट एक्ट जो कि था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 46 में असेंबली बनाई गई और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चालू करेगी। तो वो जो चैप्टर होगा हमारा वो सेकंड चैप्टर होगा जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे फॉर्म की गई, राइट, उसके क्या क्या पार्ट थे, उसके अंदर कितनी कमिटीज़ थी, कौन कमिटी किस लीडर के द्वारा हेड की गई, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स थे, उसने कितना टाइम लिया, कितने ड्यूरेशंस के अंदर पास की गई सारी चीज़ें, वो सारा नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि क्या देखा हमने, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा सारे लेक्चर्स के थ्रू। डन। और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर है ना क्रक्स क्या बोलता है कि भाई वेरियस एक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो एक्ट के थ्रू क्या होगा, एक बेस बनेगा भारत के संविधान के लिए और साथ ही साथ हो गया हमारी पॉलिटी और गवर्नमेंट कैसे रन करेगी इंडिपेंडेंट होकर, तो उसके लिए एक बेस था। तो वो बेस जो है ना उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। डन। तो ये पूरा जो डिफरेंट एक्ट हैं ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर कवर होते हैं। अब आपको करना क्या है इन शॉर्ट, ये बहुत ही फैक्चुअल, फर्स्ट थिंग तो क्या है कि बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर है और फैक्चुअल चैप्टर में आपको क्या होता है हर एक एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है बस, और आपको एट द एंड चीज़ें याद रहने लगी। डन। और इसमें कोई ऐसा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने वाली चीज़ें नहीं है, वो आपको जनरली थर्ड चैप्टर से देखने को मिलेगी, है ना, जब हम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब से। अभी सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम कल से, है। आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे से पूरी पॉलिटी जो है हमारा 7th एडिशन लक्ष्मीकांत का वो जल्द से जल्द और अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर कर सकें, राइट। तो बस आज का लेक्चर यही था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर पूरा होता है हमारा, कल से हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।